नमस्कार साथियों, 10 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहाँ पे रेडी है। इस हफ्ते के लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर आपके लिए है एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू फिनोमिनली वेल थ्रू आउट द वीक। मेक श्योर आप सब इस वीडियो को अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें बाय हिटिंग द लाइक बटन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आकाश देव टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें ताकि आपको हर एक करंट अफेयर जो है उसकी प्रॉपर जो पीडीएफ है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेशंस होते हैं उसके बारे में भी जो अपडेट्स हैं वो मिलते हैं, उनके भी पीडीएफ यहाँ मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी होलिस्टिक चैनल एज सच, मेक श्योर आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। हैविंग सेड दैट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे आपने आंसर किया, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की हम जो बात करते हैं, जो आईसीएआर का एनबीएफजीआर है, उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर बेस्ड इन लखनऊ। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि आप सबने आंसर किया। वी सॉ जूही, प्रसन्नजीत, कोमल, गौरव, अभय, अदिति, अनीता, आर्यन, अंशु, अमित, देन वी हैड सृष्टि, काजल, उदय, निशा एंड परेश पांडे भी हैं। अच्छा, परेश कह रहे हैं कि पहले मेरा नाम मिस हो गया था, आई एम सॉरी अगर मिस हो गया तो, जल्दी मैं कोशिश करता हूँ किसी का नाम ऐसे मिस ना हो। एनीवेज, तो विल स्टार्ट दिस सेशन। मेक श्योर आप इस सेशन को, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर से जरूर कर दे सो दैट वो भी इस सेशन से प्रॉपर बेनिफिट ले पाए। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत शानदार सेशन। अब 10 जुलाई का दिन है और 10 जुलाई के दिन हम लोग एक दिन मनाते हैं, एक दिन ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो बाई चांस आपको अगर एग्जाम में आता है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। अब इस बार 2023 है, 10 जुलाई 2023 को हम लोग मना रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। और जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है जो फार्मर्स का एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में, उनको हम लोग यहाँ सैल्यूट करते हैं। अच्छी बात क्या है, उनकी इनकम यहाँ से बहुत बूस्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने चलो आपको बता ही दिया, लखनऊ। हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये आप याद रखना, ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स के अंदर आएगा, वेलफेयर के अंदर नहीं। ये अलग ही मिनिस्ट्री बना दी है ना। अब फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की अलग से ही मिनिस्ट्री है, सरकार ने जो बनाई हुई है, और इसके अंडर आता है, यही मिनिस्ट्री है जो इसके साथ जुड़े हुए जो भी इवेंट्स होंगे उनको मैनेज करती है, उनको सेलिब्रेट करती है, उनको ऑब्जर्व करती है। Got it? अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़ी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन न्यूज, वो मैं आपको बता दूं। एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उसने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स कंबाइंड रिपोर्ट, जो अभी रिसेंटली आई है। अब आप ये याद देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये किसके लिए है? फॉर ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इट्स अ कंबाइंड रिपोर्ट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, ये आखिरकार चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत सिस्टमिक चीज है। बहुत सिस्टमिक चीज ऐसे, मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई गई रिपोर्ट है, इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो अभी हमने क्या देखा कि कल ही ये बेसिकली शाम को ही रिलीज हुई है, संडे को ही रिलीज हुई है रिपोर्ट, और इसको क्या बोला जा रहा है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, पीजीआईडी रिपोर्ट। तो पहले तो ये याद रख लो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। दूसरी बात, ये क्या बताती है? ये रिपोर्ट बताती है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल कैसी है, स्कूलों की परफॉर्मेंस कैसी है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस उसका करती है। तो सवाल आता है, सर एनालिसिस किस प्रकार से करेगी रिपोर्ट? एनालिसिस करने का तरीका बहुत अच्छा है इसका। ये देखेगी इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसे है, मतलब बच्चा कितना लर्न करके जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है, स्कूल में सेफ्टी कैसी है चाइल्ड के लिए, डिजिटल लर्निंग कैसी है, गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है। मतलब ये जो 6 कैटेगरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि यहां पर देखे जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो आप ये देखेंगे, ऑफ कोर्स आउटकम्स तो देखे ही जाएंगे कि बच्चों का रिजल्ट कैसा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन पैरामीटर्स के ऊपर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रैंक किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल्स है वो कैसा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब अगर किसी को रैंक कर रहे हो तो ऑफ कोर्स परसेंटेज भी देंगे। मान लो मैं कोई टेस्ट कंडक्ट करता हूं, कोई 90% वाला होगा, कोई 50% वाला होगा। यहां पे भी ये चीज है। यहां पे ये लोग क्या करते हैं, जब भी रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट की निकलेगी तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग ग्रेड्स उनको देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
नो, इस तरह से ग्रेडिंग्स हैं। तो आप ये नोटिस करिएगा, अभी जो 10 ग्रेडिंग्स हैं ये क्या है, ये आप ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सबसे ऊपर की जो ग्रेडिंग है दैट इज नोन एज दक्ष ग्रेडिंग। ध्यान से समझो, दक्ष ग्रेडिंग जो है बेटे वो टॉप पे है, मतलब जो 90% से प्लस पॉइंट्स होंगे वहां पे दक्ष ग्रेडिंग मिलेगी। ये बहुत रेयर है वैसे, बट दक्ष ग्रेडिंग टॉप पे है। उसके बाद 81 से 90% वाली जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसको कौन सी ग्रेडिंग मिलेगी, उत्कर्ष। 71 से 80 अति उत्तम, फिर आता है उत्तम, फिर आता है प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, फिर आता है आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, और लास्ट वाला जो है दैट इज आकांक्षी 3, मतलब 10% से भी कम। तो अब ये देखो कैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 10% तक ये है आकांक्षी 3, फिर 11 से 20 आकांक्षी 2, फिर आकांक्षी 1, प्रचेष्ट। मान लो एक सवाल आता है आपको कि आकांक्षी, प्रचेष्ट, दक्ष ये रेटिंग्स कहां पर देखने को मिली, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये बताया था सर ने, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वहां पे इस तरह की रैंकिंग है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे इंडेक्स, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और मैं देखता हूं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज रिपोर्ट्स बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी। तो बहुत बढ़िया चीज है ये, मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। तो अब इसमें बात क्या है, मान लो कोई आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या कोशिश करनी चाहिए, आकांक्षी 2 बनने की, किसी को आकांक्षी 1 बने, कोई मान लो उत्तम है तो वो अति उत्तम बने, अति उत्तम वाला उत्कर्ष पे जाए, उत्कर्ष वाला दक्ष पे जाए। मतलब ये एस्पिरेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट्स की कि एजुकेशन हमें कैसे इंप्रूव करनी है। तो अब ये बात याद रखिएगा, इसी से पता चलेगा कि कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें ध्यान में रखनी है। अब आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया। एक और मैं चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है ये, कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है अनफॉर्चुनेटली वो दक्ष या उत्कर्ष रेटिंग नहीं ले पाई। मैंने क्या बताया था, टॉप कौन सी है, दक्ष और उत्कर्ष। मतलब एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है इंडिया में जो दक्ष और उत्कर्ष तक जा पाई। आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं जैसे ये 2021-22 की रेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो दक्ष भी कोई नहीं है और उत्कर्ष भी 0 ही दिख रहा है हमें, तो है ना। हाँ, 2019-20 में 3 डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया में जो उत्कर्ष तक गई थी। तो आप ये मान के चलो कि दक्ष और उत्कर्ष तक तो डिस्ट्रिक्ट है नहीं। हाँ, अति उत्तम, उत्तम ये सब है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी भी हमें पता चलता है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, जो कि अच्छी बात है, चलो होना भी चाहिए, करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स आप देखोगे जैसे उत्तम, ये प्रचेष्ट 1, प्रचेष्ट 2, यहीं पर आपको ये क्राउडिंग ज्यादा देखने को मिलती है। दैट्स अ बेसिक फैक्ट। तो मैंने आपको ये जो बताया है, आपको ये समझ आया कि कितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, पीजीआईडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, पीजीआईडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। मैंने सारी बताई ग्रेडिंग किस बेसिस पे होती है, कौन सी ग्रेडिंग्स है, कौन सी अभी ग्रेडिंग्स नहीं मिली है, बिकॉज अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट काफी है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे चर्चा। तो अभी आपने नोटिस किया होगा मैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में थोड़ा सा और एनालिटिकल एंगल जो है उसको जोड़ रहा हूं, ताकि आपको और डेप्थ में जाके चीजें पता चले, जिससे रिटेन करना आपके लिए आसान हो जाता है। आगे बढ़ता है। इसरो ने बोला है कि हम ये जो SSLV टेक्नोलॉजी है ये प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर स्पेस में अच्छा कर रहा है। आप स्काई रूट एविएशन देख लो, या और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो उनको भी रॉकेट्स वगैरह चाहिए। तो इसरो कहता है कि हम दे देंगे इनको ये वाला रॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने डिसाइड किया है कि ये जो मिनी रॉकेट बेसिकली है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है SSLV, इसको हम लोग मिनी रॉकेट वो मतलब इंडस्ट्रीज को देंगे। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो 500 किलो की कोई सैटेलाइट है, उससे कम है या 500 किलो की है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में आप डाल सकते हो। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, वो 1000 किलोमीटर से कम ही होता है। तो आप ये ध्यान में रखो कि इस सर्विस के लिए ये प्राइवेट प्लेयर को दे देंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसकी जो पहली फ्लाइट थी 2022 में थी अगस्त में, जो कि फेल हो गई थी, ऑर्बिट में नहीं जा पाया था। उसके बाद सेकंड फ्लाइट जो 2023 में इसी साल हुई थी, तो आपने सुना होगा 6 महीने पहले, बहुत बड़ी बात थी ये, वो सक्सेसफुली डिलीवर कर पाया था पेलोड्स। और इसीलिए बोला जा रहा है ऑन डिमांड एक्सेस टू स्पेस फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स जो है वो SSLV प्रोवाइड करेगा। ये बहुत एक बड़ी इनोवेशन है। अब इससे क्या होगा, इसरो यहां से पैसे भी कमाएगा और प्राइवेट जो सेक्टर है सैटेलाइट डेवलपमेंट का, वो भी डेवलप होगा, जो कि हमें जरूरत है इस समय करने की। क्योंकि मैं देश की तो बात ही नहीं कर रहा, इंटरनेशनली आप जाके देखो, SpaceX है, ब्लू ओरिजिन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। तो हमें मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना चाहिए स्पेस सेक्टर में। सारा काम इसरो नहीं कर सकती, इसीलिए हमने अंतरिक्ष और NSIL को भी बनाया है ना। तो वो सब यही तो करते हैं, वो मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से पैसा भी कमाते हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ आई, पहले SSLV के बारे में एक आइडिया मिला आपको। तो ये बहुत रीसेंट सक्सेस है और हम इसको प्राइवेट सेक्टर को यूज करने देना चाहते हैं, ऐसा मानना है हमारा।
SSLV का मतलब क्या, और ये मैंने आपको बताया, इसके मेडन लॉन्च फेल हो गया था और उसके बाद सेकंड लॉन्च पास हुआ। अब क्योंकि SSLV की मैंने बात की है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा इसरो के पहले के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में भी, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। तो मैं जब इसरो के लॉन्च व्हीकल्स की बात करता हूं, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SLV, तो SLV जो है वो 1980s में आप जब देखते हो बहुत सक्सेसफुल था। 1980 की हम जब बात करते हैं, सक्सेस भी मिली इसको। 1970 के दशक से कोशिश करते करते 1980 में सक्सेसफुल लॉन्च इसका देखने को मिलता है। फिर आता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 1994 में सक्सेस हमें देता है। फिर हम लोग बात करते हैं PSLV की। तो अगर मैं सिर्फ PSLV की बात करूं तो 1994 में सक्सेसफुल लॉन्च इसका देखने को मिला। फिर हमने PSLV XL की बात की, जो 2008 में वो चंद्रयान जो है उसमें ये सक्सेस होता है। फिर हम बात करते हैं GSLV की। अगर मैं सिर्फ GSLV की बात करूं तो GSLV हम लोग देखते हैं 2001 में सक्सेसफुल लॉन्च देता है, और GSLV Mark II जो कि एक बेटर वर्जन था वो 2014 में सक्सेस लेता है। और GSLV Mark III जिसको आप LMV3 भी बोलते हो, उसको 2017 में सक्सेस मिलती है, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। LMV तो बहुत शानदार अब रॉकेट हमारा बन गया है। तो आप मतलब अंडरस्टैंड करें ये पॉइंट जो बहुत ज्यादा बेसिक है, और इसी से पूरी जो क्लैरिटी मिलेगी। आप इसको LVM कर लो, लॉन्च व्हीकल Mark III है ना, तो LVM3 होगा। एनीवेज, तो मैंने आपको जस्ट इतना बताया है कि आपको ये एक आइडिया हो कि भाई 1980s में वी हैड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हम मूव करके ASLV पे, फिर हम मूव करके PSLV पे, फिर धीरे धीरे GSLV पे चले गए। हाँ, PSLV का हमने XL वर्जन 2008 में बनाया, फिर GSLV Mark II आया, फिर GSLV Mark III आया जो LVM3 है। तो मतलब हमें एक ठीक ठाक अगर इस पे क्लैरिटी है, दैट्स अ गुड थिंग। आपको नॉर्मली ये चीज बहुत हेल्प करेगी। मैंने जस्ट एक रफ आइडिया आपको दिया है यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आई होप दैट हेल्प्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूज है, हालांकि नेगेटिव न्यूज है। करणवीर सिंह जो कि एक शॉट पुटर है, शॉट पुट बहुत अच्छा खेलते हैं, इज आउट ऑफ द एशियन चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ डोप टेस्ट फेल इनका हो गया है। बहुत अच्छे एथलीट है। बाई चांस देखिए, डोप टेस्ट फेल होने का मैं इतना बता देता हूं कि देखिए, जब भी आप डोप टेस्ट फेल करोगे आप डेफिनेटली बाहर जाओगे, इट्स अ फैक्ट। लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ इनके बिहाफ पे नहीं, मैं पूरी जो एथलीट्स की जो कम्युनिटी है उनके बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि डोप टेस्ट आप तभी फेल कर रहे हो जब आपने जानबूझ के कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जो कि अलाउड नहीं था। कई बार अनजाने में भी ऐसा होता है कि आपके डोप टेस्ट के पास कुछ आपने ऐसा कंज्यूम किया जो आपको नेगेटिव वहां पे कर देगा। दिस इज अ फैक्ट। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपको इतना ध्यान में नहीं था, वो आपकी बॉडी में जा रही, तो उसकी वजह से भी कई बार आप वो रेड लाइन पे आ जाते हो, क्योंकि अब सिर पे चैंपियनशिप है तो डोपिंग एजेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि हमेशा कोई डोपिंग में फेल होता है तो ये मत सोचना कि उसने स्टेरॉइड्स लिए होंगे या उसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए होंगे। कोई एथलीट इतना बेवकूफ नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल का एथलीट, उनको भी पता है कि अगर वो लेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। सो कभी भी कोई एथलीट जो डोप टेस्ट में बाहर होता है, हो सकता है कि उसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसने PEDs लिए होते हैं। दैट्स अ फैक्ट एंड इट इज कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स जो हैं उनके साथ कई बार हमारी चर्चा वर्चा होती है, तो उसके बेसिस में बता रहा हूं। एनीवेज, अब आप ध्यान दीजिएगा, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 बहुत स्पेशल है। उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, पहली बात ही कहां पे हो रही है, बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है। थाईलैंड में इट्स टेकिंग प्लेस। दूसरी बात है, 1973 में ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी और अब 2023 है, तो इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? इसके 50 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। अब 50 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई ये बहुत देर बाद हो रही है। बहुत देर बाद ऐसे हो रही है कि हर 2 साल में होती थी, जैसे 2017 में तो इंडिया में हुई थी, फिर 2019 में हुई थी, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन क्या आ गया, कोविड आ गया, कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। तो अब सीधे हो रही है 2023 में, ये पटाया में थाईलैंड में हो रही है। ये आप थोड़ा सा याद रखना, परसों से स्टार्ट हो रही, 12 से 16 जुलाई तक चलेगी ये चैंपियनशिप। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये जो चैंपियनशिप है, हालांकि दिस इज द 24th एडिशन, ये 24वां एडिशन है। हालांकि 25वां एडिशन होता अगर हुआंजू वाला हो जाता, क्योंकि 25 × 2 50 होते हैं, 25 × 2 50 होते हैं, तो 50 ईयर्स तो पूरे हो गए ऑफकोर्स 1976 से 2023 तक। लेकिन ये 24वां एडिशन है क्योंकि पिछला जो है वो कैंसिल हो गया था, ये बस याद रख लेना। और ये मैंने आपको बताया 1973 में पहली एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको काफी कुछ बताया, अभी स्टोरी बाकी है, वो सुन लो।
एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो है उसमें हमारा मतलब यहाँ पे जो मैस्कट रखा गया बड़ा मजेदार मैस्कट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैस्कट है। इनफैक्ट द मैस्कट इज थाई हनुमान। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब ये उनकी मान्यता है, ये पिक्चर उन्होंने बेसिकली अनवील की है। सो यहाँ पे कुछ हद तक इनकी भी जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारी बिलीफ सिस्टम से काफी कन्वर्ज करती है, लेकिन वो अपनी तरफ से उसको डिपिक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो इमेज है ये थाई हनुमान की है, ये वो लोग मानते हैं और उनको यहाँ पे मैस्कॉट बनाया गया इसका। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो है 2023 की, उसमें कौन थे मैस्कॉट? तो थाई हनुमान वाज द मैस्कॉट, याद रखिएगा। दूसरी बात, थाई हनुमान से आपको पता चल जाएगा थाईलैंड में हुई थी और 1973 से 2023 में ये पहुंची है, तो 50th ईयर है, इसलिए आपको 1973 का भी पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हुए बेटे? तो हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सारी समझा रहा हूं। अब क्योंकि ये चैंपियनशिप हो रही है, मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं। तेजिंदर पाल सिंह टूर हमारे बहुत शानदार एथलीट हैं, इज डिफेंडिंग हिज टाइटल एट दिस चैंपियनशिप। बस इतना मुझे बता दो ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। और मैं मतलब 100% तो नहीं बात बोलता, लेकिन मैं तो पूरा गोल्ड मेडल इनका सोच के बैठा हुआ हूं। हाँ, कोई मेडल लाएंगे वो तो लाएंगे ही, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए उस स्पोर्ट्स में। तो कौन सी फील्ड है, मतलब कौन से डोमेन है जिसके अंदर ये कंपीट करते हैं, आप बताएंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा, ही इज अ ग्रेट लेजेंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कर्नाटका की बात करते हैं। हम्पी बहुत न्यूज में है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। वहां पे जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, G20 की मीटिंग्स होती है ना अलग अलग, वो हो रही है अभी। तो कल ही बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज से ये फॉर्मली स्टार्ट हो रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? तो हम्पी में हुई। दे कैन बी नो बेटर प्लेस टू स्टार्ट दैट। हम्पी में तो बहुत शानदार ये हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो भी डिपिक्ट करती है, हेरिटेज डिपिक्ट करती है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू हैव गेन्ड इमेंसली फ्रॉम द सेशन। चाहे वो एजुकेशन का वो पूरा न्यूज हो या इवन एशिया की जो एथलेटिक चैंपियनशिप, मैंने हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताई और मैंने मेक श्योर किया कि आपको प्रॉपर तरीके से उस पर क्लैरिटी भी मिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोशिश ये किया करो कि हर एक जो आइडिया है हमारे साथ जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से आप माइंड में रखें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अचीवर्स बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं एफकेट के लाइव, और मैं आज फिर से 12 बजे आऊंगा लाइव एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा मुझे 12 बजे यूट्यूब पे, और ये तो रोज आएगा ही सुबह 6 बजे। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, सो दैट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको जरूर मिल जाए। और लाइक करना इस सेशन को मत भूलें ताकि आपकी लाइक वीडियोस में चली जाए। और अगर आप फ्रेंड्स को अपनी हेल्प करना चाहते हैं क्वालिटी करंट अफेयर से, तो इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। That's it for now. Have a great day everyone. I'll see you all live at 12 PM on this channel. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।